समय की बात है। सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसके अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ की दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियाँ हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती हैं। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है, ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके
तभी इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोक जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। माँ की माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये तीन नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ आएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे, जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है,
हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है, और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना, काजल और दिव्या तीन बहनें अपनी माँ विनीता के साथ रहा करती थी। सपना और काजल तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी दिव्या वह रंग रूप में सपना और काजल की तरह सुंदर नहीं थी, क्योंकि वह सांवली थी, जिस वजह से सपना और काजल उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी, उसे अपनी बहन नहीं समझती थी। एक दिन सपना और काजल की फ्रेंड का जन्मदिन था और दोनों बहनें सुंदर सुंदर फ्रॉक पहनकर अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या आती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है, सपना और काजल दीदी, लगता है आप सुमन के बर्थडे पार्टी में जा रही हैं। वह आपकी बहुत अच्छी दोस्त है ना? दीदी, मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरे रंग रूप की वजह से कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करता और आप भी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं करती। मेरा पार्टी में जाने का बहुत दिल कर रहा है, क्या मैं भी आपके साथ आपकी फ्रेंड के जन्मदिन पार्टी में जा सकती हूँ? तूने अपनी शक्ल देखी है? काली कलूटी, ऐसा लगता है जैसे कोयले से अभी निकल कर आई है, और हम दोनों बहन कितनी ज्यादा गोरी हैं, बिल्कुल दूध की तरह। हम तुझे अपने साथ ले जाकर अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहते, इसलिए चुपचाप घर में रहकर घर का काम कर। तू सिर्फ और सिर्फ इसी लायक है, पार्टी या शादी में जाने के लायक नहीं। हाँ हाँ काजल, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ हमसे झूठ बोलती है कि ये हमारी बहन है। मुझे तो ये अपनी बहन कहीं से नहीं लगती। माँ भी गोरी, हम दोनों बहन भी गोरे, सिर्फ और सिर्फ यही है काली कलूटी। जरूर माँ हम सबसे झूठ बोलती है, इसे कचरे के डब्बे से उठा के लेकर आई होंगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। इसी तरह सपना और काजल बेचारे दिव्या का मजाक उड़ा रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। दिव्या की रोने की आवाज सुनकर विनीता वहां आ जाती है। तभी वह सपना और काजल से कहती है, सपना और काजल, यहाँ पर क्या हो रहा है? दिव्या इतना क्यों रो रही है? जरूर तुम दोनों ने इसे कुछ कहा होगा, चलो जल्दी बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। मम्मी, आपको पता है ये काली कलूटी हमारे साथ हमारी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। अब आप ही बताइए, हम दोनों इतने ज्यादा सुंदर और हम अपने साथ इस काली कलूटी को कैसे लेकर जा सकते हैं? हमारे वहाँ पर कितनी इंसल्ट हो जाएगी। बस हमने इसे इसकी औकात बता दी तो रोने लगी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो कोई शौक नहीं है इस काली कलूटी बदसूरत लड़की को अपने साथ ले जाकर अपने इंसल्ट कराने का। क्यों काजल, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ सपना, तुम 100% बिल्कुल ठीक कह रही हो। चल पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। सपना और काजल के मुंह से दिव्या के बारे में यह अनाप शनाप सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है, सपना और काजल, तुम दोनों इसकी बड़ी बहन हो और तुम बड़ी बहन होकर दिव्या के साथ ऐसा बर्ताव करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने तुम्हें यह संस्कार तो नहीं दिए कि अपने से छोटों को इस तरह से अपमान करो। देखो, अब तक जो भी तुमने दिव्या के साथ किया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अब मैं दिव्या के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम दिव्या को अपने साथ अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में लेके जाओगी। अगर नहीं लेके गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। अपनी माँ के कहने पर काजल और सपना दिव्या को अपने साथ अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी दिव्या अपने लिए एक सुंदर फ्रॉक निकालती है, उसे पहनती है, उसके बाद लिपस्टिक लगाती है, हाथ पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। दिव्या को नेल पॉलिश लगाते हुए देखकर तभी सपना और काजल हंसने लगती हैं।
सपना देख तो ये काली बंदरें किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे कितनी भी अच्छे से तैयार हो जाए लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलौटी बदसूरत हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और ये देख सपना, इसके काले हाथों पर ये नेल पॉलिश कैसी लग रही है और लिपस्टिक तो ऐसी लग रही है जैसे किसी बंदरिया ने लगा ली हो। काजल यार सोच, जब ये बदसूरत लड़की हमें ऐसी लग रही है तो हमारे फ्रेंड हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। लेकिन माँ ने कह दिया तो इसे लेकर भी जाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं इस काली कलौटी से हमारा पीछा कब छूटेगा। चलो बहुत देर होगी तुझे तैयार होते हुए, ये नेल पॉलिश मुझे दे। सुंदर तो नहीं हो जाएगी तो इसे लगाकर। ऐसा कहकर सपना दिव्या के हाथ से नेल पॉलिश छीन कर रख देती है और उसे नेल पॉलिश नहीं लगाने देती। दिव्या फिर भी खुश होकर उनके साथ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों बहन पार्टी में चली जाती हैं। तभी दिव्या को देखकर काजल और सपना की फ्रेंड हंसने लगती हैं और उनसे कहती हैं, अरे यार सपना और काजल, तुम्हारे साथ ये काली कलौटी काली बंदरिया कौन है? आज से पहले तो हमने तुम्हारे साथ कभी इतनी काली और बदसूरत लड़की देखी नहीं। फिर आज तुम अपने साथ किसे लिए घूम रही हो? वैसे तुम्हें इतनी शानदार पार्टी में इसे लेकर आना नहीं चाहिए था। हमारी पार्टी में ग्रहण लग गया। छोड़ ना यार, अच्छा हुआ अपने साथ ऐसी काली कलौटी लड़की को लेकर आ गई। अब हमारी पार्टी पर नजर लगने से बच जाएगी। समझ लेंगे कि काला टीका यहाँ आकर खड़ा हो गया। वैसे सपना और काजल, तुम्हें काला टीका मिला कहाँ पर है? वो अरे नहीं यार सोनम, तुझे तो पता ही है कि हम दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं। ये हमारी नौकरानी की बेटी है और ये कभी पार्टी वगैरह में गई नहीं। हमें लगा चल तेरी पार्टी तो कितनी बड़ी होने वाली है, इसे वहाँ लेकर चलते हैं। बस इसलिए अपना बड़ा दिल कर इस काली कलौटी बदसूरत लड़की को अपने साथ लेकर आ गए। बस यही बात है और तो कुछ नहीं। ठीक है, जब तुम अपनी नौकरानी की बेटी को इस पार्टी में लेकर ही आ गई हो तो अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे तुम्हें अपने नौकरों को इतना सर पर चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए, इसे कहीं दूर बैठा दो। ऐसा कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है। सोनम के जाने के बाद सपना दिव्या को जोर से थप्पड़ मारती है और दिव्या को वहाँ ले जाती है और उससे कहती है, दिव्या की बच्ची, देखा तूने किस तरह से सभी फ्रेंड्स हमारे ऊपर हंस रही थी। अब तो चुपचाप यहाँ रहकर हमारा इंतजार करना जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती। बहुत शौक था ना तुझे पार्टी में आने का। और खबरदार माँ से अगर तूने हमारी शिकायत लगाई। सपना, तूने देखा किस तरह से सब हमारे ऊपर हंस रहे थे, हमारी कितनी इंसल्ट हो रही थी। सपना और काजल दीदी, वह सब लड़कियां तो मेरे ऊपर हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी, मुझे काली कलौटी बदसूरत कह रही थी। इस सब में तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी? दीदी, आज से पहले आपने मेरा कितना मजाक उड़ाया, मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। लेकिन जब आपने मुझे उनके सामने अपनी नौकरानी की बेटी बताया, मुझे बहुत दुख हुआ। आज से पहले इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ। आप पार्टी में जाइए, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर लूंगी और माँ से भी कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा कहकर दिव्या रोने लगती है। लेकिन सपना और काजल दोनों बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। उन्हें दिव्या के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे इतनी तेज गर्मी में बाहर धूप सड़क के किनारे अकेला छोड़कर पार्टी में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद दिव्या फूट फूट कर रोती है। मुझे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता, सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से। और मेरी बहनें भी मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेके जाती। माँ के कहने पर मैं पार्टी में लेकर आ तो गई, लेकिन मुझे यहाँ से भी बाहर निकाल दिया। सब मेरे काले रंग के ऊपर कितना हंसते। अगर ऊपर वाले मुझे तो थोड़ा सा गोरा बना देता तो कितना अच्छा होता। मेरी भी कितनी सारी फ्रेंड्स होती, मैं भी पार्टी में एंजॉय किया करती। लेकिन मेरी किस्मत में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लगता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के ताने खरी खोटी बातें सुनने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मुझे तो पता नहीं कि आखिरी बार खुशी कब मिली होगी। ऐसा कहकर दिव्या बहुत रोती है। तभी उसे किसी और की भी रोने की आवाज आती है। दिव्या वहाँ जाकर देखती है तो एक पेड़ रो रहा था। तभी वह पेड़ दिव्या से कहता है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे इतनी गर्मी में कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। मैंने काफी समय से पानी नहीं पिया, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? दिव्या तुरंत नदी के पास जाती है, वहाँ से एक घड़े में पानी लेकर आती है और पेड़ को पानी पिला देती है। उसके बाद दिव्या थोड़ा और आगे चलती है तो एक बूढ़ी औरत के पास बहुत सारा सामान था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी दिव्या उनके पास जाती है, उनकी पोटली का सारा सामान अपने सर पर रखती है और उनके घर तक उन्हें छोड़कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है,
बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी कितनी मदद की, मेरा इतना सारा सामान मेरे घर तक लेकर आई। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, वरना आज के टाइम में कौन किसकी मदद करता है। मैंने देखा किस तरह से तुमने उस सूखे पेड़ को पानी पिलाया, उसकी मदद की और उसके बाद मेरी भी मदद की। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मगर बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो? अम्मा जी, सब मेरे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहनें भी मुझसे प्यार नहीं करती, बस इसी वजह से उदास हूँ। बेटा तुम इतनी उदास क्यों होती हो? मैं तुम्हें अपने जादुई सोने और चांदी के नेल पॉलिश के कुएं के पास लेकर चलती हूँ, आओ मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत दिव्या को अपने साथ जंगल में बने एक कुएं के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर से बहुत सुंदर सुंदर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश निकल कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत एक एक जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश दिव्या को देती है और उससे कहती है, बेटा जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाने से तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी, और जादुई सोने की नेल पॉलिश, इस जादुई सोने की नेल पॉलिश को जो भी कोई लगाता है, अगर कोई चल नहीं सकता, हाथ उठा नहीं सकता, वह लगाएगा तो उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह लो दोनों नेल पॉलिश तुम अपने पास रखो। तुम्हें जादुई कुएं की सोने चांदी की नेल पॉलिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। इन्हें अपने पास रखना, हमेशा खुश रहना, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना बेटा। दिव्या जैसे ही वह जादुई चांदी की नेल पॉलिश लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर वह बहुत खुश होती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाने के बाद दिव्या देखती है कि घर पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसे पड़ोसियों से पता चलता है विनीता काजल और सपना के साथ हॉस्पिटल में है। यह सुनकर दिव्या घबरा जाती है और तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर दिव्या देखती है तो सपना और काजल हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। तभी वह अपनी माँ से कहती है, माँ सपना और काजल दीदी को क्या हुआ है? बेटा पार्टी खत्म होने के बाद दोनों बहनें अपने फ्रेंडों के साथ पहाड़ी पर घूमने गईं। तभी वहाँ पर तूफान आया और तुम्हारी बहनें पहाड़ी से नीचे गिर गईं। डॉक्टर कह रहे हैं अब तुम्हारी बहन कभी चल नहीं सकती और न ही अपने हाथ से खाना खा सकती हैं। उनके हाथ पैर पूरी तरह से टूट चुके हैं। मगर बेटा तुम अचानक से इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई और तुम अपनी बहनों को छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ मुझे पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर चली जाती हूँ। तभी मुझे एक सूखा पेड़ मिला, मैंने उसकी मदद की। एक बूढ़ी अम्मा मुझे परेशान दिखी, मैंने उनकी भी मदद की। तभी उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे जादुई सोना चांदी के नेल पॉलिश के कुएं से जादुई नेल पॉलिश दी, जिसे लगाकर मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सपना और काजल दीदी भी ठीक हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास जादुई सोने की नेल पॉलिश है, जिसे लगाते ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहकर दिव्या जादुई सोने की नेल पॉलिश सपना और काजल के हाथ और पैरों पे लगाती है, जिसे लगाते ही दोनों बहनें पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तभी दोनों बहनें दिव्या से माफी मांगती हैं। हमारी प्यारी छोटी बहन हमें माफ कर दे, हमने न जाने तेरा कितना मजाक उड़ाया और तू कितनी अच्छी है। चाहती तो माँ को सब सच बता देती कि पार्टी में से हमने तुझे बाहर निकाला और हमारे ऊपर हंसती भी कि अब हमारे हाथ और पैर नहीं रहे, लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज हमें समझ आ गया कि इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। तेरा दिल बहुत सुंदर है, बुरे तो हम हैं, बदसूरत तो हम थे जो तेरे इतने सुंदर दिल को नहीं समझ सके। बहन हो सके तो हमें माफ कर देना। सपना और काजल दीदी आपको अपने किए पर पछतावा है, बस मुझे इतना ही चाहिए और मैं तो हमेशा से आपके प्यार के लिए तरसती रही। मुझे आप दोनों का प्यार मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम तीनों बहनें एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। तीनों बहनों का ऐसा प्यार देखकर तभी विनीता कहती है, सपना और काजल देखा, आज दिव्या के अच्छे स्वभाव की वजह से उसे जादुई सोना चांदी की नेल पॉलिश मिली, जिसकी वजह से तुम्हारे पैर वापस आ गए। इसलिए कहते हैं इंसान के रंग रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अब तुम तीनों बहनें इसी तरह प्यार से रहना, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर विनीता खाना बनाने चली जाती है और तीनों बहनें इसी तरह हंसी खुशी रहती हैं।